हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू जेई रैंक लिस्ट। लास्ट ईयर की बात करें, मतलब कि जेई 2024 एग्जाम में, तो अभी तक लास्ट ईयर कुछ 12 लाख बच्चों ने रजिस्टर कर दिया था जेई मेंस 2024 के लिए। बट इस साल का नंबर काफ़ी ड्रॉप हुआ है। इस साल अभी तक केवल 5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं आपके जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट 2025 एग्जामिनेशन को। अब ये जो लिमिट लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार अगर प्रिडिक्ट की जाए तो ये नंबर बढ़ के कुछ 13 लाख हो जाना चाहिए था, क्योंकि हर साल 1 लाख बच्चा इंक्रीज होता है जेई मेंस को लिखने के लिए। बट इस बार ये इतना बड़ा घटाव क्यों आया है कि 12 लाख में से केवल 5 लाख बच्चे रजिस्टर कर पाए जेई मेंस में? तो इसके पीछे 3 बड़े स्पेक्यूलेशंस है, 3 बड़ी गलतियां, ये 3 बड़े स्पेक्यूलेशंस जो फिर से एनटीए की तरफ से आए हैं। एज यूजुअल इस बार एनटीए ने 3 चीज़ों में हेराफेरी करी है फिर से। पहला है आपका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन। काफ़ी बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आ रही है जिनका क्लास 10th का नाम और आधार कार्ड का नाम मैच नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कास्ट सर्टिफिकेशन नंबर को लेके कि काफ़ी बच्चों के पास सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ, उस केस में क्या करना है, कौन सा सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है, कौन सा नहीं है। तीसरी चीज़ कि आपका स्टेट एलिजिबिलिटी कौन सा होगा, क्या वो स्टेट होगा जो आपका होम स्टेट है, या फिर वो स्टेट जहाँ से आपने 12वीं की है। चौथी चीज़ है कि मैम अगर करेक्शन विंडो जब आएगा तब मैं वहाँ पे क्या क्या करेक्शन कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बता रही हूँ। अगर आप अपना जेई 2025 का फॉर्म फिल कर भी चुके हैं तो भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो क्या आपने उसको नज़र में रखा है वो मैं बता रही हूँ। अगर आप फिल कर चुके हैं तब भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, और जिनको फिल करना है, अब यहाँ पे तो स्टेप बाय स्टेप गाइड बता रही हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये मिस्टेक्स नहीं करनी, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, और होता भी है, और इस बार हुआ है, तभी तो इतने कम रजिस्ट्रेशन है। तो इस बार सबसे ज़्यादा कैंडिडेचर कैंसिलेशंस हुए हैं, आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रही, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में सोल्यूशन के साथ में बता रही हूँ। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग। देखिए, सबसे पहला कंपल्सरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आपको बहुत ध्यान से भरना है। ये आपको 2 बार भरवाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा ये फिर से ये सारी चीज़ें आपको बहुत करेक्टली फिल करनी है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि मैम करेक्शन विंडो आएगा तब मैं करेक्ट कर लूँगा, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। करेक्शन विंडो आएगा तो इनमें से आपको केवल 3 चीज़ों में से भी कोई एक ही चीज़ आप करेक्ट कर पाओगे। अपना जेंडर नहीं कर पाओगे करेक्ट, डेट ऑफ बर्थ वैसे ही रहने वाली है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कर सकते हो आई गेस, पर आपका नेम, मदर्स नेम और फादर्स नेम में से आप कोई एक ही चीज़ अपनी करेक्शन विंडो में सही कर सकते हो, तो वो आपसे 2 बार फिल करवाएगा, दोनों बार आपको करेक्टली फिल करना है। दूसरी चीज़ जो है कि मैम मेरा क्लास 10th के अकॉर्डिंग दूसरा नाम है, और मेरे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग मेरा जो नाम है या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अलग है, और यहाँ पे अलग इन्फॉर्मेशन है, तो कौन सी भरनी है, तो ध्यान से सुनना। जो आपको यहाँ फॉर्म में फिल करना है वो क्लास 10th का जो सर्टिफिकेशन है, जो क्लास 10th में आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम लिखा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करनी है इन्फॉर्मेशन। फिर जब वो आधार कार्ड का नंबर मांगेगा और फिर आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन के बाद वो बोलेगा कि आपकी डिटेल्स तो मैच नहीं कर रही हैं, उस केस में क्या करना है, वो उसके बाद आपके पास इस प्रकार का एक पॉपअप क्रिएट होगा। ध्यान से सुनना ये बात, इस प्रकार का पॉपअप क्रिएट होगा जैसे ही आपने पहले अपनी सारी इन्फॉर्मेशन क्लास 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, जो भी मार्कशीट है क्लास 10th की उसके अकॉर्डिंग भरी, उसके बाद आधार कार्ड नंबर भरा, तो फिर एक पॉपअप आएगा आपके पास कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैच नहीं कर रही है, मिसमैच है। वो पॉपअप आते ही यहाँ पे एक क्रॉस का बटन होगा, उस क्रॉस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आपकी एक और नई विंडो ओपन हो जाएगी। उस नई विंडो में जाके आपको वहाँ पे अपना आधार कार्ड के अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो आपने अपनी 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड दोनों के अकॉर्डिंग अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, बस यही वो चाहता है। बाद में जब काउंसलिंग होगी उस वक्त वो करेक्शन अपने आप देख लेगा, एनटीए या जोसा जो भी है वो देख लेंगे। अभी आपको ये करके आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा बड़ी आसानी से। साथ ही में मैंने फर्स्ट पेज पे आपको वेबसाइट भी लिख दी है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं जेई मेंस 2025 के, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है बच्चा फोटो, साइन और मार्कशीट। इसमें बिल्कुल गलती नहीं करनी, फोटो आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और फोटो के लिए आपको वाइट बैकग्राउंड चाहिए, ध्यान से सुनना, आपको फोटो के लिए वाइट बैकग्राउंड चाहिए। आप 80% फोटो में होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि इतना सा आपका फेस है पूरा सिर्फ बैकग्राउंड, नहीं, आप पूरा का पूरा 80% फोटो में दिखने चाहिए। फोटो के नीचे होना चाहिए आपका नेम होना चाहिए, और साथ ही में आपका जिस दिन फोटो खींची थी वो वाली आपकी यहाँ पे डेट होनी चाहिए, समझ गए। अब ये जो सेम फोटो आप यहाँ पे अपलोड करोगे उसकी कुछ 5-6 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वो जिस दिन आपका एग्जाम होगा वहाँ सेंटर में काम आती है। तो फिर से इसी फोटो का एक पोस्टकार्ड फोटो निकाल के रख लेना, और साथ ही में पासपोर्ट फोटोज तो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज, ठीक है। साथ ही में वाइट बैकग्राउंड क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। जो मार्कशीट आप डालोगे उसकी बिल्कुल ब्लर इमेज नहीं चलेगी, वो एकदम आप स्कैन्ड कॉपी वहाँ पे भेजोगे तो उतना बढ़िया होगा, ब्लर होते रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन आपकी। आपका जो फोटो होगी उसमें आपका चेहरा और आपके कान दोनों बहुत क्लियरली विजिबल होने चाहिए। तीसरी चीज जो कि है कैटेगरी, जो सबसे बड़ा मुद्दा है अभी का, कि मैम हमारी कैटेगरी ये है, सर्टिफिकेशन नंबर कौन सा लगेगा, कौन सा डालना है, तो सारी चीजें क्लियर कर लो। सबसे पहले हमारी जो जनरल कैटेगरी है उससे बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी हो तो कैटेगरी सिलेक्ट करते ही उसके बाद आपसे वो आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछता, आपकी कैटेगरी की बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पे, विच इज़ योर SC एंड ST कैटेगरी। अगर आप ये कैटेगरी को बिलोंग करते हो तब दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैम क्या मुझे नेशनल वाला सर्टिफिकेशन नंबर डालना है कि स्टेट वाला सर्टिफिकेशन नंबर डालना है। जो स्टेट कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो, कि नेशनल कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो आंसर है दोनों में से कोई भी चलेगा, दोनों ही वैलिड है, चाहे नेशनल डालो चाहे स्टेट डालो, दोनों वैलिड है। डाल दिए कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डाला, आपको क्या क्या डालना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालना है। साथ ही में इशू डेट, कौन सी इशू डेट कौन सी डालनी है, जिस दिन भी इशू हुआ। अब मैम कौन सी इशू डेट होनी चाहिए, कोई भी डेट चलेगी बच्चा, जब से आप पैदा हुए हो तब से अभी तक कभी भी जब भी इशू हुआ वो सारी डेट्स आपकी क्या है, वैलिड है। उसके बाद आपका इशू अथॉरिटी, किसने कि आपकी कौन सी अथॉरिटी ने इशू किया था वो भी वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। उसके बाद है अगर आप जनरल EWS या OBC NCL कैटेगरी से हो तो यहाँ पे भी आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा। अब वो पूछ रहे कि मैम अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है, साथ में चाहे स्टेट हो चाहे नेशनल हो दोनों चलेगा, यहाँ पे भी उसमें आपकी डेट ऑफ इशू, जहाँ जिस भी डेट को इशू हुआ है वो डालनी है, साथ ही में जो भी अथॉरिटी ने इशू किया है वो डालनी है, ठीक है। जिनके पास है उन्होंने डाल दी, काम खत्म हुआ। बट जिनके पास नहीं है उनको इस केस में क्या करना है, तो बच्चा जिनके पास नहीं बना हुआ उनको क्या करना है, अभी से जिस दिन भी ये वीडियो देखा तभी दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में, ध्यान से सुनना, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अपने कैटेगरी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई दोनों सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दो। उसके बाद अप्लाई अभी से क्यों करना है, ताकि क्या पता 22 नवंबर जो कि आपकी आखिरी डेट है तब तक आपका सर्टिफिकेशन बन के आ जाए, अगर आपने दोनों जगह अप्लाई कर दिया है तो। और क्या पता अगर इतने कम बच्चों ने सर्टिफिकेशन मतलब रजिस्ट्रेशन किया है तो क्या पता NTA आपकी डेट थोड़ी एक्सटेंड कर दे। बट ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, मुझे नहीं पता करेंगी या नहीं करेगी NTA एक्सटेंड, बट हम सेफर साइड पे अपनी तरफ से तो अपना काम पूरा करें कि हमने दोनों जगह क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। बट फिर भी आपका एंड समय तक, फॉर एग्जाम्पल 20 नवंबर 21 नवंबर आ गई और अभी तक तो मैम हमारा सर्टिफिकेशन आया ही नहीं, तो इस केस में क्या करना है, तो ध्यान से मेरी बात सुनो। तो बच्चा जैसे कि आपको वहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक होता है कि आपको अपनी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है, फिर कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे अपना सर्टिफिकेशन नंबर डालना है, राइट, सर्टिफिकेशन नंबर डालना है। मैं इस प्रकार से लिख रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपने अपनी कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर ली और फिर आपने सोचा कि सर्टिफिकेशन नंबर तो मैं अभी कुछ भी डाल देता हूँ, कुछ भी सर्टिफिकेशन नंबर डाल देता हूँ, और उसके बाद सर्टिफिकेशन नंबर की जगह, फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुनो, जब आपने ऑनलाइन अप्लाई किया या ऑफलाइन अप्लाई किया अपने सर्टिफिकेशन के लिए, तब वहाँ पे जैसे आप अप्लाई करोगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, तब वहाँ से आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। कौन सा नंबर मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट
नंबर वहाँ से आपको मिलेगा। तो वो जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिलेगा वो आपने यहाँ पे सर्टिफिकेशन नंबर की जगह डाल दिया फॉर एग्जाम्पल। फिर क्या आप सोचा आपने कि मैम जब करेक्शन विंडो आएगी अगर तब तक मेरा सर्टिफिकेट बन के आ गया तो मैं इसको हटा के अपना करेक्ट वो नंबर डाल दूंगा जो भी मेरा सर्टिफिकेशन नंबर है वो। तो अभी आपने क्या किया, अभी आपके पास आपका सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस केस में क्या किया आपने अपनी कैटेगरी, आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करी जो भी आपकी कैटेगरी है, यहाँ पे सर्टिफिकेशन नंबर की जगह अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल दिया और सोचा कि जब करेक्शन विंडो आएगी तब जाके मैं वहाँ पे अपना करेक्ट सर्टिफिकेशन नंबर डाल दूंगा जो भी है। ठीक है, आपने ये कर दिया। अब गलती देखो आपकी क्या होगी कि ये करना कितना भयानक हो सकता है ये मैं बता रही हूँ। भयानक कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आपकी करेक्शन विंडो आई वहाँ पे मतलब करेक्शन विंडो जैसे ही ओपन हुई तब तक भी आपका सर्टिफिकेशन नहीं बना। अब क्या करोगे? अब तो आपने गलत यहाँ एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल दिया। तो मेरी बात सुनो, तो जब यही चीज़ मैं बता रही हूँ कि जब आपकी करेक्शन विंडो आएगी ना वहाँ पे आप केवल कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है और जो भी सर्टिफिकेशन नंबर है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये आपका कैटेगरी है, ये आपका कैटेगरी है और यहाँ पे आपका सर्टिफिकेशन नंबर है। इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ चेंज कर पाओगे, या तो कैटेगरी चेंज कर दो या सर्टिफिकेशन नंबर चेंज कर दो, राइट। अगर आपने अपनी कैटेगरी जैसे फॉर एग्जांपल आपने चूज़ कर लिया OBC NCL, चूज़ कर लिया आपने OBC NCL, फिर उसके बाद आपका अभी तक सर्टिफिकेशन नंबर आया ही नहीं, अभी तो गलत डाला हुआ है, तो अब क्या करोगे आप? इस केस में क्या करोगे? आपकी एप्लीकेशन हो जानी है रिजेक्ट। तो मेरा क्या आपका सजेशन है कि अगर आपको फॉर्म भरना ही है तो आप जनरल कैटेगरी से भर दो, क्योंकि वहाँ जनरल कैटेगरी में भरने के बाद आपका एटलीस्ट एप्लीकेशन फॉर्म तो एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो ये चीज़? एप्लीकेशन फॉर्म अगर एक्सेप्ट कराना है तो जनरल कैटेगरी में भर दो, ठीक है। ये वाले पछड़े में मत पड़ो अगर आपको, अदरवाइज व्हाट कैन यू डू, अप्रैल अटेम्प्ट में जाके ही अपना फॉर्म फिल करना, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा लिखा है नो गारंटी ऑफ चेंज। तो ये जो थोड़ा सा मिसमैचिंग है ना, ये जो थोड़ा सा रिस्क ले रहे हो ना लाइफ में, मत लेना, क्योंकि आपका जो कैंडिडेचर है क्या पता वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। एंड वी डोंट वांट दैट, ऐसा हमें नहीं चाहिए। अगर आपने दोनों ही सेशन सेलेक्ट कर दिया कि अप्रैल भी और जनवरी भी, तो दोनों का कैंडिडेचर क्या हो जाता है आपका कैंसिल हो जाता है, जो आप नहीं चाहते हो। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अथॉरिटी में आप इन अथॉरिटी से अपना स्टैंप लगवा सकते हो, तहसील, ब्लॉक, SDO, रेवेन्यू ऑफिसर। तो जो भी आपको अथॉरिटी, मुझे पता है कि थोड़ा सा NTA की तरफ से, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा बच्चों को परेशानी है, पेरेंट्स को परेशानी है, सभी परेशान है इस चीज़ से, टीचर्स परेशान हैं, ठीक है। और उनको कॉल कीजिए तो भी कोई डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलता। वो बोलते हैं कि सर्टिफिकेशन नंबर तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बोल ही दिया है, तो अब आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, केवल उनसे अपील कर सकते हैं। तो मैं फिर से ये बोलती हूँ कि बच्चा अपील कीजिए। आपने एक बार जब अपना सर्टिफिकेशन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों अप्लाई कर दिया, उसके बाद NTA की वेबसाइट पे जाके NTA को मेल ज़रूर कीजिए, उनको मेल कीजिए कि हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आप अगर हमें 3 महीने पहले बता देते तो हम पहले से सर्टिफिकेशन बना के रख लेते, राइट। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको बोलिए कि अगर आपको ये रूल लगाना है तो अप्रैल अटेम्प्ट से लगाए। अभी प्लीज़ बच्चों को फॉर्म फिल करने में तो एटलीस्ट परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वैसे ही जेई का इतना प्रेशर रहता है। चलिए नेक्स्ट चीज़ है फॉर्म फीस। अब यहाँ पे मैंने क्यों बोला था कि जिन बच्चों ने एप्लीकेशन भर दिया है उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा कई बार क्या होता है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, फिर उसके 4-5 दिन बाद बच्चा देखता है कि आपकी जो फ़ी है वो रिटर्न कर दी आपकी NTA ने। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपने जैसे ही फॉर्म भरा तो आपको कम से कम 4-5 दिन तक अपने सारे ईमेल और फ़ोन नंबर पे पूरा मतलब कीप एन आई ऑन योर ईमेल एंड योर फ़ोन नंबर, ताकि आपको पता चले कि कि कहीं आपकी फॉर्म फीस तो रिटर्न नहीं होगी, कहीं आपका एप्लीकेशन तो रिजेक्ट नहीं होगा, सो दैट आप एक और बार फॉर्म फिल कर पाए समय से पहले। इसीलिए बोलते हैं कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होता है वैसे ही फॉर्म भर दो, ताकि अगर फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है तो फिर से आपके पास ऑप्शन रहता है फॉर्म फिल करने का। अब एंड डेट तक भरोगे अगर आप फॉर्म, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं आपके पास फिर से फॉर्म फिल करने का, रिजेक्ट हो गया और डेट भी निकल गई आपकी। चलिए आगे, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ये भी बहुत बच्चे का डाउट होता है कि मैम कौन सी स्टेट से मैं एलिजिबल हूँ, मेरी होम स्टेट जहाँ मैं पैदा हुआ वो, या फिर दूसरी कोई स्टेट मेरी एलिजिबल है। तो बच्चा वो स्टेट अब आपकी स्टेट नहीं होती, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जहाँ से आप पैदा हुए हो,
वो स्टेट एलिजिबल है जहां से आपने क्लास 12th का एग्जाम लिखा है। फॉर एग्जाम्पल आप एमपी में बॉर्न हुए पर आपने राजस्थान में कोटा से पढ़ाई करी और कोटा में ही आपने क्लास 12th का एग्जाम दिया, तो अब आप राजस्थान स्टेट के लिए एलिजिबल हो। ध्यान रखना है, इसीलिए काफ़ी बच्चे कर्नाटका चले जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि कर्नाटका स्टेट से अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो वहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं। तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वो है जहाँ से आपने क्लास 12th दी है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है बच्चा, क्यों? क्योंकि अगर आपने ये गलत भर दी तब आपका एनआईटी कोटा के लिए आप बच्चा एकदम क्या हो जाते हो, बाहर हो जाते हो। अगर आपने स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वो नहीं भरी जहाँ से आपने क्लास 12th करी है, तो आपको एनआईटी का स्टेट कोटा के लिए भी एलिजिबल नहीं रह पाते। तो बहुत ध्यान से ये चीज़ भरनी है। उसके बाद कि मैम क्लास 12th में मुझे क्या लिखना है, कि मैं अपीयरिंग हूँ या फिर मैं पास्ड हूँ। तो बच्चा जो बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्जाम लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो लास्ट ईयर पास हो चुके थे बट इस साल फिर से वो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं मार्क्स के लिए, तो उनको डालना है पास्ड। पर जिनकी कंपार्टमेंट आई थी उनको डालना है अपीयरिंग। समझ गए? अगर इम्प्रूवमेंट लिख रहे हो तो पास डालना है, कंपार्टमेंट आई थी तो अपीयरिंग डालना है। उसके बाद कुछ ऐसे मिथ्स होते हैं, बच्चे बोलते हैं कि हम लास्ट में फॉर्म भरेंगे ताकि हमें जो एग्जामिनेशन डेट है ना वो लास्ट फरवरी वाली मिल जाए या लास्ट जनवरी वाली मिल जाए। ये होता है ना सब बच्चों का। तो मेरी बात सुन लो कि इसका फॉर्म भरने की डेट और एग्जामिनेशन डेट का कोई लिंक नहीं है, तो ये मिथ में मत रहो। इसका कोई लिंक नहीं होता कि लास्ट में भरेंगे तो लास्ट डेट, जो लास्ट में भरेंगे क्या पता उनको फर्स्ट डेट ही मिल जाए, राइट? कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज अ मिथ, डू नॉट फॉल टू दैट। अब इसके बाद करेक्शन विंडो। अब ये देखो करेक्शन विंडो के जो अभी आपके बुलेट पॉइंट्स इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, बट ये 2024 के एग्जाम का करेक्शन विंडो का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। तो इस बार भी सिमिलर ही रहेगा, एक दो चेंजेस होंगे तो होंगे, अदरवाइज हर साल ये सिमिलर रहता है। तो देखो 2024 में आप क्या क्या चेंज नहीं कर सकते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन नॉट चेंज। अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल, अपना एड्रेस नहीं चेंज कर सकते, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सेशन। फॉर एग्जांपल आपने केवल जनवरी सेशन पे टिक किया और अप्रैल पे नहीं किया तो आप दोबारा से सेशन चेंज नहीं कर पाओगे, फोटोग्राफ भी चेंज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है, अब इन तीनों चीज़ों में से आप कोई एक चेंज कर सकते हो करेक्शन विंडो में, या तो अपना नाम या पापा का नाम या फिर अपनी मम्मा का नाम, इन तीनों में से कोई एक ही चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है, अब ये आप चेंज कर सकते हो, क्लास 10th क्लास 12th की डिटेल्स चेंज कर सकते हो। साथ ही में ये भी आप चेंज कर सकते हो एग्जामिनेशन सिटी। अब आप सिटी चेंज कर सकते हो, स्टेट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने राजस्थान स्टेट भर दिया है तो राजस्थान में ही सिटी चेंज कर सकते हो बट स्टेट नहीं कर सकते। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फिर से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इनमें से भी सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। DOB डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिया, कोई बात नहीं, सही भर देना उसके बाद। फिर उसके बाद है आपकी, सो सॉरी ये क्या हो रहा है, वन सेकेंड, ओके, लेट इट बी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप चेंज कर सकते हो, हाँ जी, ठीक है। जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सिग्नेचर, ये सब चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप अपना पेपर मोड भी डाल सकते हो अगर आपको डालना है, अगर आपको पेपर एक्स्ट्रा चाहिए तो। और फिर यही सब चीज़ें हैं। अब साथ ही में जैसे आपने कैटेगरी चेंज किया, यहाँ पे ऑप्शन है कैटेगरी चेंज करने का। देखो कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो करेक्शन विंडो में, बट फिर से कैटेगरी चेंज किया तो सर्टिफिकेशन नंबर नहीं चेंज कर पाओगे। कोई एक ही चीज़ आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो यही है कि अगर आपने कैटेगरी चेंज किया तो यहाँ पे कुछ कुछ और बुलेट पॉइंट्स लिखे कि कैटेगरी, हर कैटेगरी का अपना अपना एप्लीकेशन फ़ी होता है। तो अगर आपने कैटेगरी चेंज किया तो अगर आपका एप्लीकेशन फ़ी बढ़ गया तो वो फ़ी आपको फिर से पे करना पड़ेगा, जो भी एक्स्ट्रा फ़ी है वो, ठीक है। अब ये जो करेक्शन है बच्चा, ये केवल तभी एप्लीकेबल होंगे जब आपने वो फ़ी, जो एक्स्ट्रा फ़ी है वो पे कर दी। अगर पे नहीं करी तो कितना भी करेक्शन कर दो वो आपका माना नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी जो करेक्शन विंडो है ना, इसमें भी केवल आप एक ही बार चेंज कर सकते हो। अगर आपने सारी करेक्शंस करके जो भी आपको चीज़ें गड़बड़ लग रही थी वो सही करी और फिर सबमिट कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद दोबारा से आप उसको नहीं कर पाओगे। ये नहीं कि आज सुबह मैंने कुछ भरा फिर याद आया अरे यार ये तो पहले से गलत कर दिया था, वो नहीं कर पाओगे। एक ही बार करेक्शन विंडो में करेक्शन करके सबमिट कर दिया, बस दैट इज लास्ट एंड फाइनल, ठीक है।
उसके बाद यही चीज़ है कि जब सेशन 2 का बारे में बताया हुआ है, जिसने सेशन 1 के लिए अप्लाई नहीं किया तो सेशन 2 की फिर से जब भी एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे तब आप सेशन 2 का फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। एंड फिर से ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें एंड प्लीज़ फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म्स, क्योंकि जेई मेंस का जो जनवरी अटेम्प्ट है इट इज़ द मेजर अटेम्प्ट, क्योंकि बच्चा ये अटेम्प्ट आपका थोड़ा आप खाली एंड फ्री दिमाग से दे पाते हो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में फिर से एक महीना आपके पास बच जाता है पूरा फरवरी का। मार्च में जाके आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो आप वो एक महीना काफ़ी है बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो अभी का जो महीना है, टाइम है, ये आपको झोंक देना है अपनी जेई मेंस की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट का वेट करोगे तब आपके सर पे सारी चीज़ें एक साथ आने वाली है। आपके बोर्ड एग्जाम, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स, आपका जेई मेंस, आपका जेई एडवांस में थोड़े दिन बाद ही है, उसके बाद सारे जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं या फिर अलग जो दूसरे एग्जाम्स लाइक वीआईटी, लाइक बिट्स, और ये सारे एग्जाम एक साथ आ जाते हैं और सबकी प्रिपरेशन एक साथ करना पॉसिबल नहीं है। हर एग्जाम एक अलग डायरेक्शन मांगता है, एक अलग अप्रोच मांगता है, एक साथ सारी खिचड़ी नहीं पकानी है। तो जनवरी अटेम्प्ट इज द बेस्ट। जनवरी अटेम्प्ट इसलिए भी बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे कम बच्चे रजिस्टर करते हैं, इस बार तो और भी कम ने किया है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि इस बार 99 परसेंटाइल में आना ईजी हो जाएगा, राइट। तो ये बहकावे में मत रहना कि अप्रैल अटेम्प्ट देंगे, क्योंकि तब सभी बच्चा एकदम होनहार खिलाड़ी बन के आएंगे, क्योंकि एक बार जब अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है ना तो दूसरा बच्चा एकदम ऐसे चील की तरह उसके पीछे पड़ जाता है, ऐसे होता है। दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस कि मेरा जनवरी अटेम्प्ट रह गया तो अप्रैल में जान लगा देनी है, तो आप तो जनवरी में ही जान लगा दो अपनी, सो दैट अप्रैल में आपको वो ज़्यादा फियर्स कंपटीशन फेस ना करना पड़े। अभी 99 परसेंटाइल में आना इज़ वेरी इजी, ठीक है। दैट इज इट। एंड अगर आपको जेईई मेंस की प्रिपरेशन में और मदद चाहिए तो यू नो रैंक प्लस टीम इज हियर। रैंक प्लस टीम ने स्टार्ट कर दिया है अलॉन्ग विद मी विद योर केमिस्ट्री टीचर। हमने स्टार्ट कर दिया क्रैश कोर्स फॉर जेईई मेंस एब्सोल्युटली फ्री ऑन यूट्यूब। डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और जो भी जेईई मेंस जेईई एडवांस रिलेटेड क्वेरीज है आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। एंड सारी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दिस चैनल हो रही है। बट इसी के साथ साथ यहाँ तो हम थ्योरी कर लेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेंगे, बट व्हाट इज नीडेड एट दिस टाइम, बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ टेस्ट सीरीज जो आपको देखना चाहिए, फॉर श्योर आपको टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो बच्चा रैंक प्लस इज हियर विद इट्स वेरी अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज, जहाँ पे जेईई के आपको कुल 25 टेस्ट मिलते हैं एट जस्ट ₹999। अभी जो टेस्ट हैं दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। यहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंक आपकी पता चलती है कि आप कितना स्टैंड करते हो बाकी इंडिया के बच्चों में। साथ ही में हिंट्स एंड टेक्स्ट सॉल्यूशन जैसे ही आप टेस्ट दे देते हो उसके बाद आपको मिलेंगे। एंड साथ ही में अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस में डाउट रहते हैं कि ये वाले टॉपिक्स कैसे करने हैं, देन योर टीचर्स आर हियर। आप हमसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हो एंड वी विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। अभी भी अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में कोई भी डाउट है और आपको जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, तो नीचे हमें बताइए सो दैट हम आपकी मदद कर पाएँ। मैक्सिमम फॉर्म्स फिल कीजिए, प्लीज़ डू इट। 5 लाख बच्चे इज़ नॉट मच, अभी बच्चे फॉर्म्स नहीं भर रहे हैं, तो प्लीज़ डू इट। एंड अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है और ये वीडियो उनकी कहीं पे हेल्प कर पा रहा है तो। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।